हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का भौतिक विज्ञान की इस लाइव क्लास में। बच्चों, कल हमने स्टार्ट किया था हमारा चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है समतल में गति। ठीक है, और समतल में गति में कल हम बात कर रहे थे सदिश और अदिश की। भौतिक राशियों को हमने दो भागों में बांटा था। पहली होती हैं अदिश राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, और दूसरी होती हैं सदिश राशियाँ जिनमें परिमाण भी होता है, दिशा भी होती है और साथ में सदिश नियमों का पालन भी करती है। ठीक है, फिर हमने सदिश का निरूपण देखा कि हम सदिश को तीर लगाकर दर्शाते हैं। स्टार्टिंग बिंदु पूंछ कहलाता है, अंतिम बिंदु सिरा कहलाता है। परिमाण तीर की लंबाई है और दिशा नौक की दिशा है। फिर आपने सदिश के प्रकारों की बात करी। सबसे पहले हमने समान सदिश पढ़ा। समान में परिमाण दिशा दोनों समान होने चाहिए, मतलब लंबाई और नौक एक ही दिशा में होनी चाहिए। फिर आपने असमान पढ़ा, या परिमाण अलग हो या दिशा अलग हो सकता है दोनों भी अलग हो। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं और हम बात करते हैं बच्चों तीसरे प्रकार के सदिश की, जिसका नाम है विपरीत सदिश, या बच्चों इसी को हम ऋणात्मक सदिश भी कहेंगे। दो नाम हैं इसके, कौन कौन से? या तो आप इसको विपरीत सदिश कह लीजिए या फिर आप इसको ऋणात्मक सदिश कह लीजिए। ठीक है ना, विपरीत या फिर ऋणात्मक सदिश क्या होता है बच्चों कि अगर मैं एक डायग्राम के द्वारा दर्शाऊं इस चीज को, देखना, ये अक्ष हो जाए, ये मूल बिंदु हो जाएगा। तो जैसे मान लो एक सदिश अपना ये रहा। विपरीत या ऋणात्मक सदिश क्या होगा? परिमाण तो इतना ही होगा, जैसे एक वैल्यू 3 है तो इसका ऋणात्मक -3 होगा। परिमाण तो बराबर रहेगा, मतलब तीर की लंबाई तो क्या होगी? बराबर। दिशाएं जस्ट विपरीत होंगी, अलग अलग मत कहना। मैं अगर यह कहूं बच्चों कि ये पहला सदिश है, इतना ही लंबाई, ये दूसरा सदिश है, लंबाई बराबर है, दिशाएं अलग अलग हैं इनकी तो, और इनकी दिशाएं हैं जस्ट विपरीत 180 डिग्री का कोण। ध्यान से सुनना बच्चों, है ना। तो ये तो हुए असमान सदिश। आप इनको विपरीत या फिर ऋणात्मक सदिश नहीं कह सकते, लेकिन अब जो मैंने आपको बताए हैं ये बच्चों विपरीत या फिर ऋणात्मक सदिश हैं। इसे अगर आप ए वेक्टर नाम दोगे बच्चों तो फिर नीचे वाले को कहना होगा -a वेक्टर। क्यों भाई? परिमाण जितना ऊपर वाले का है, नीचे वाले का भी परिमाण तो उतना ही है। अंतर है तो केवल और केवल दिशा का। दिशा कैसी हो गई है? विपरीत हो गई है ना। तो विपरीत या ऋणात्मक सदिश की परिभाषा क्या होगी बच्चों? ऐसे सदिश जिनके परिमाण समान। बच्चों परिमाण समान से मेरा मतलब है तीर की लंबाई। तीर की लंबाई बराबर होनी चाहिए भाई, है ना। ऐसे सदिश जिनके परिमाण समान तथा दिशाएं विपरीत हों। विपरीत, ऐसे सदिश परिमाण तो हों समान और दिशाएं कैसी हों? विपरीत हों। ऋणात्मक सदिश कहलाते हैं। ऋणात्मक सदिश कहलाते हैं। तो एक बात ध्यान रखना, अगर मैं बिना लंबाई बदले तीर की दिशा बदल दूं, बिना लंबाई बदले अगर मैं तीर की दिशा बदल दूं तो ऋणात्मक सदिश बन जाएगा बच्चों। ठीक है, नोट करो जल्दी से, आराम से आपको समझ में भी आ जाएगा। बहुत ईजी है। विपरीत या ऋणात्मक सदिश, नाम में विपरीत है, परिमाण समान और दिशाएं अपोजिट, विपरीत। क्लियर है भाई यहां तक? बिल्कुल। समान सदिश हो गया, समान हो गया, विपरीत या ऋणात्मक हो गया। अब हम बात करें नेक्स्ट
पॉइंट नंबर 4 की स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई ना। देखिए पॉइंट नंबर 4 भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा आपके काम आने वाला है। और पॉइंट नंबर 4 का नाम है बच्चों इकाई सदिश, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट वेक्टर। इकाई सदिश है ना, जिसे हम क्या नाम देंगे, यूनिट वेक्टर। अब इसके नाम से ही महसूस हो रहा है इकाई का मतलब होता है एक। इकाई का मतलब क्या होता है बच्चों, एक। कि इस सदिश का, इसके बारे में 2-3 बातें आपको याद रखनी है कि इस सदिश का परिमाण हमेशा कितना आता है, 1 फिक्स है। इसका मैग्नीट्यूड फिक्स है, इसका परिमाण फिक्स है, कितना होगा, 1। और परिमाण 1 है, इसीलिए इसका नाम क्या है, इकाई सदिश है। मान लीजिए इसमें प्रतीक बहुत अच्छा है, स्पेशल है, कि कोई सदिश है ए वेक्टर, ये तो सदिश है ए वेक्टर, ठीक है। आपको इसका इकाई सदिश चाहिए ना, तो जिसका इकाई सदिश चाहिए ना उसके ऊपर ऐसे कैप लगा दो इस तरीके से। इसको बोला जाता है बच्चों ए कैप। क्या बोलते हैं, ए कैप। ए का है तो बी वेक्टर का निकालना है तो बी के ऊपर कैप लगा दो, पी वेक्टर का निकालना है तो पी के ऊपर कैप लगा दो। जिसका भी आपको इकाई सदिश चाहिए उसको टोपी पहना दो, इसको बोलते हैं बच्चों कैप। क्या बोलते हैं, कैप। और इसका एक सूत्र भी है, इकाई सदिश का सूत्र होता है बच्चों सदिश बटे उसका परिमाण, सदिश बटे परिमाण। जैसे आपको ए कैप का सूत्र बनाना है तो इसको सदिश रूप में लिखो ए वेक्टर, और नीचे इसका परिमाण। परिमाण लिखने के 2 तरीके हैं, ए वेक्टर को मापांक में बंद कर दीजिए, ऐसे ना लिखना चाहो तो सदिश बटे केवल ए भी लिख सकते हैं। मैंने कल की वीडियो में भी नाम लिया था, मेरी बात समझे आप, ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। बात यह आती है कि इकाई सदिश के बारे में क्या याद रखें। इकाई से आपको नाम याद आएगा, परिमाण तो है 1, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इसकी दिशा कहाँ है, इसकी दिशा कहाँ है। तो इकाई सदिश की दिशा, जैसे आपको ए वेक्टर की दिशा में निकालना है इकाई सदिश, तो ए वेक्टर ही इसकी दिशा है। बी वेक्टर का निकालना है तो बी वेक्टर ही इसकी दिशा है। तो इसकी दिशा होती है दिए गए सदिश की दिशा में। समझेगा बच्चों। देखो मैं इसको पॉइंट बाय पॉइंट लिख रहा हूं, आप चाहो तो इसके ऊपर एक पूरा पैराग्राफ भी लिख सकते हो, पर पैराग्राफ से हमें कोई मतलब नहीं है। मैं जो काम की चीजें हैं उन्हें दोबारा लिखता हूं, आप समझने का प्रयास करिएगा। दोबारा देखिए बच्चों, ये आपके बहुत काम देगा। मैं इकाई सदिश निकालना इसके बारे में बहुत पढ़ाने वाला हूं, आप केवल चीजों को समझें। इकाई सदिश के बारे में इसका पूरा पोस्टमार्टम हम करते हैं बच्चों, कि जो इकाई सदिश है इसका परिमाण होता है 1, पहली बात। और इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने जैसी कोई बात ही नहीं है, सिर्फ इकाई देखकर आपको याद आ जाएगा कि इकाई का मतलब ही 1 होता है। मतलब इस सदिश का परिमाण कितना है, 1। अच्छा, दिशा की बात करें भाई, सदिश में परिमाण होता है और दिशा होती है। परिमाण कितना है, 1। दिशा कहाँ होगी सदिश की, तो इसका मतलब है दिए गए सदिश की दिशा में। इस चीज का मतलब क्या है, अगर आपको ए वेक्टर का इकाई सदिश निकालना है तो उसकी दिशा ए वेक्टर की दिशा में होगी। आपको बी वेक्टर का इकाई सदिश निकालना है तो उसकी दिशा बी वेक्टर की दिशा में होगी। आपको जिस भी सदिश का इकाई सदिश निकालना है ना, उसकी दिशा उस दिए गए सदिश की दिशा में ही होगी बच्चों। तीसरा पॉइंट, बात आती है इसमें प्रतीक की। प्रतीक, तो जिसका आपको इकाई सदिश निकालना है, मान लो ए का निकालना है,
तो आप ए के ऊपर कैप लगा देना, इसे बोलते हैं कैप, CAP, कैप। ठीक है। अच्छा, इसका सूत्र क्या होगा भाई इकाई सदिश का? सूत्र भी बहुत अच्छा है। इकाई सदिश का सूत्र होगा बच्चों कि इकाई सदिश का बराबर सदिश बटे सदिश का परिमाण। इकाई सदिश का सूत्र क्या होगा बच्चों? सदिश बटे सदिश का परिमाण। इसे प्रतीक रूप में लिखना है, तो जैसे आपको ए का निकालना है तो ए कैप बराबर सदिश कितना होगा? ए वेक्टर। और रही बात परिमाण की, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर का मापांक। ये सूत्र बन जाएगा एक तो। और आप ये ना बनाना चाहो तो इसका एक सूत्र और भी है बच्चों। इकाई सदिश के लिए ए कैप सदिश ए वेक्टर, परिमाण में आप केवल ए भी लिख सकते हो। बस ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना अपने को, तो ये पॉइंट याद हो जाए पर्याप्त है। और उम्मीद करता हूँ कि ये कम से कम ये पॉइंट तो आपको याद हो ही जाएंगे। इकाई सदिश ऐसा सदिश है बच्चों जिसका परिमाण एक होता है, दिशा दिए गए सदिश की दिशा में ही होती है। प्रतीक जिसका इकाई बनाना है उसके ऊपर हम कैप लगा देते हैं। सूत्र इकाई सदिश का है सदिश बटे सदिश का परिमाण, और लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से है। क्लियर है भाई यहाँ तक? एक है बराबर ए वेक्टर बटा मापांक के। जल्दी से नोट करें आप इसको। अब ये सूत्र ए कैप से मतलब नहीं है भैया। पी कैप होता तो पी वेक्टर बटे मापांक क्यू, आर कैप होता तो आर वेक्टर बटे मापांक आर। जनरल बात कर रहा हूं ना, नोट करें जल्दी से इसको। इसके बाद तीन तरह के इकाई सदिश बहुत फेमस है, सुनना ध्यान से बच्चों। आपको पता हो तो हम तीन अक्ष लेके चलते हैं। अब तक 10th क्लास तक आपने जितनी बातें पढ़ी होंगी 2D में पढ़ी होंगी। आप दो निर्देशांकों की बात करते हो, x और y की, पर अब के बाद हम तीन अक्ष लिया करेंगे भाई। x अक्ष, ये वाला y अक्ष, और z अक्ष कहाँ होगा? इस चौक की तरह हवा में, इस तरीके से। तो ऐसे तो मैं नहीं लिख सकता, तो इसको लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से, डैश डैश z अक्ष, और ये मूल बिंदु। तीन अक्ष लिए जाते हैं, x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष। अब तीन अक्ष स्टैंडर्ड है ना, तो इनके इकाई सदिश भी स्टैंडर्ड है भाई। x अक्ष की दिशा में याद रखना इकाई सदिश होता है आई कैप, आई स्मॉल और इसके ऊपर कैप। आपको पता है इकाई सदिश के लिए तो हम हमेशा टोपी पहनाते हैं, मतलब कैप लगाते हैं। अब वो इकाई सदिश अगर x की दिशा में है तो क्या बन जाएगा? आई कैप। पिछले चैप्टर में भी चर्चा की थी बच्चों मैंने। y की दिशा में है तो जे कैप, और z की दिशा में है तो के कैप। आप बहुत ध्यान से देखिए बच्चों। जैसे इकाई सदिश की बात करी आपने थोड़ी देर पहले, आपको समझ में भी आ गया था कि परिमाण एक है, दिशा दिए गए सदिश की दिशा में है। प्रतीक समझ में आ गया, सूत्र समझ में आ गया। तो इसमें तीन बातें हैं। बात करूं मैं आई कैप की, तो आई कैप क्या है? एक्स अक्ष की दिशा में, याद रखना बच्चों। जैसे एक्स वाई जेड अक्ष याद है, आई जे के याद रखना। आई कैप एक्स अक्ष की दिशा में क्या? इकाई सदिश है, इकाई सदिश। बात करूं बच्चों जे कैप की, तो ये बाई अक्ष की दिशा में इकाई सदिश है। और बात की जाए अगर के कैप की, तो ये जेड अक्ष की दिशा में इकाई सदिश है। तीनों के बारे में आप अच्छे से याद रखना। तो इतना पढ़ने के बाद आपको ये भी समझ में आ गया होगा बच्चों, आपने खूब पढ़ा है
कि एक्स, वाई और जेड तीनों अक्ष आपस में लंबवत हैं। एक्स वाई के लंबवत है, वाई जेड के लंबवत है, जेड एक्स के लंबवत है, आपस में ये लंबवत हैं। इसका मतलब आई कैप, जे कैप और के कैप भी परस्पर लंबवत हैं। ध्यान रखना भाई, आई कैप कहाँ है? एक्स अक्ष में। और जे कैप कहाँ है? वाई अक्ष में। और एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपस में लंबवत हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये निकला सर कि आई कैप और जे कैप भी लंबवत हैं। इसी कंसेप्ट से जे कैप और के कैप लंबवत हैं, और इसी कंसेप्ट से बच्चों आई कैप और के कैप भी लंबवत हुई। कहानी समझ में आई या नहीं आई ना? तो ये सारी कहानी थी इकाई सदिश की। किसकी कहानी थी बच्चों? इकाई सदिश की। आप नोट करते जाएं जल्दी जल्दी। ठीक है, पूरा बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा, बेफिक्र रहें। देखिए, ठीक है, आगे इकाई सदिश हो गया। इकाई सदिश के बाद हम कहानी आगे बढ़ाते हैं। एक छोटा सा पॉइंट और है, इसको भी पढ़ लीजिए। शून्य सदिश, पॉइंट नंबर 5 है शायद। शून्य सदिश। देखो बच्चों, एक बात ध्यान रखना, मेरी बात सुनना। अगर आप सदिश राशि में कुछ जोड़ रहे हो, सुनना, जैसे सदिश में अगर आप जोड़ रहे हो तो सदिश राशि ही जुड़ेगी, और जो उत्तर आएगा वो भी एक सदिश राशि ही होगी। मेरी बातों को जरा गौर से, बहुत ध्यान से देखने का प्रयास करना बच्चों। सदिश राशि में, ये सदिश राशि है, इसमें कुछ जुड़ रहा है, 100% सदिश राशि होगी, और जो उत्तर निकल करके आएगा वो भी अपने आप में क्या होगा? सदिश। ठीक है, सदिश में से कुछ घट रहा है वो सदिश ही होगा, और उत्तर भी क्या आएगा? सदिश ही। एक लॉजिक है। मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ये बात भी समझाऊंगा कि सदिश प्लस अदिश ये संभव ही नहीं है। सदिश प्लस या माइनस, मैंने गुणाया भाग की बात नहीं की है बच्चों, अदिश ये संभव ही नहीं है। तो पहली बात आप दिमाग में ये बसाओ कि सदिश में कुछ जोड़ा या सदिश में से कुछ घटाया। सदिश में जोड़ भी आप सदिश को ही सकते हो, सदिश में से घटा भी आप सदिश को ही सकते हो, और जो उत्तर आएगा ना बच्चों वो भी क्या होगा? सदिश। फॉर एग्जाम्पल्स, हमने एक सदिश लिया ए वेक्टर, और इसमें से हम ए वेक्टर को माइनस कर रहे हैं। सोचिए बच्चों, ए वेक्टर एक सदिश है, इसमें से मैं ए वेक्टर को माइनस कर रहा हूं, तो सदिश में सदिश घट रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। उत्तर क्या आएगा आपका? 0। पर 0 तो अदिश है, इसलिए उत्तर 0 ना आकर 0 के ऊपर भी तीर लगाना है, और इसी चीज को हम क्या कहते हैं? शून्य सदिश कहते हैं। याद रखना आज के बाद, कभी भी ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर 0 मत लिखना, ये बिल्कुल गलत तरीका है। क्योंकि जब आपने सदिश राशि में से सदिश राशि घटाई तो उत्तर भी क्या आता? सदिश। पर जिसके ऊपर तीर ना हो वो तो अदिश माना जाता है। इसका मतलब 0 वेक्टर, और इसी चीज को हम क्या कहते हैं? शून्य सदिश। तो पहली बात शून्य सदिश के बारे में आपको क्या याद रखनी है कि शून्य सदिश का परिमाण कितना है? इसका परिमाण है तो 0, बिल्कुल परिमाण तो 0 ही है। जैसे आपने इकाई सदिश को याद रखा, अब पूरी कहानी में आपको शून्य सदिश की लिख के दिखाता हूं। सबसे पहला पॉइंट परिमाण का था। जब आपने इकाई सदिश पढ़ा, तो आपने लिखा कि इकाई सदिश का परिमाण तो 1 होता है, क्योंकि नाम से ही जाहिर था। तो शून्य सदिश का परिमाण कितना होगा? 0 होगा। पहली बात तो एक पॉइंट आपको सबको क्लियर हो जाना चाहिए। फिर बच्चों हम बात करते हैं दिशा की। तो मैंने आपको इकाई सदिश की दिशा क्या बताई?
दिए गए सदिश की दिशा में, जिसका आपको इकाई सदिश निकालना है उसकी ही दिशा में होगी। तो सर जीरो वेक्टर की दिशा होगी, बिल्कुल होगी, पर आपको सुन के थोड़ा अलग सा फील होगा। याद रखना दिशा अनिर्धार्य है। मैंने ये नहीं कहा दिशा नहीं होती है, दिशा होती है, पर उसका कोई निर्धारण नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते बच्चों? क्योंकि इसका परिमाण जीरो है। अब जीरो किस दिशा में? अरे जीरो तो खुद जीरो है, उसकी दिशा आप कैसे बता सकते हो बच्चों? याद रखना इसकी दिशा कैसी है? अनिर्धार्य। शून्य सदिश के बारे में दो बातें समझ में आई। परिमाण क्या है? जीरो। दिशा क्या है? अनिर्धार्य। फिर बच्चों हम बात करते हैं प्रतीक की। तो शून्य बनाकर सदिश बना दो, मतलब एरो लगा। और एक कैसे प्राप्त होगा? इसका एक एग्जाम्पल टाइप मान लो कि अगर मैं ए वेक्टर में से ए वेक्टर घटाऊं, इस चीज को ऐसे बोल दो, यहां ऐसे कहो आप, जब दो विपरीत सदिशों को जोड़े, सुनना ध्यान से, पहला सदिश है ए वेक्टर, इसमें इसका विपरीत या ऋणात्मक सदिश जोड़ना है, तो ए वेक्टर का ऋणात्मक कितना होगा? माइनस ए वेक्टर। अब जरा इसको आगे बढ़ाना, ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर कट जाएंगे और कट करके ये चीज बनेगी जीरो वेक्टर। ये है शून्य सदिश। हालांकि इसमें ऐसा कुछ रॉकेट साइंस तो नहीं है ना, पर आपको जानकारी शून्य सदिश की भी होनी चाहिए। नोट कर लीजिए बच्चों। ठीक है, एक और देख लेते हैं लास्ट। शून्य हो गया, एक और देखिए, छठवां। छठवां पॉइंट है संरेखीय सदिश कोलिनियर वेक्टर। नाम से क्लियर है, संरेखीय का मतलब समान रेखा में। बिल्कुल ऐसे सदिश जो एक ही रेखा में हो। फॉर एग्जाम्पल सुनना ध्यान से, अगर मैं अक्ष बना के दिखाऊं आपको, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, मूल बिंदु, ये कोई एक सदिश हो गया और ये दूसरा हो गया। ए वेक्टर नाम दे दो और इसको नाम दे दो बी वेक्टर। परिमाण जरूर इनके अलग अलग हैं, पर क्या दोनों एक ही लाइन के ऊपर आ सकते हैं? क्या बिल्कुल आ सकते हैं साहब, बिल्कुल आ सकते हैं। इसका मतलब ये संरेखीय हैं। वैसे दोनों एक ही दिशा में थे और परिमाण बराबर भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकता है, याद रखना। और देखना संरेखीय है, इसका जस्ट विपरीत ले लो। ये वेक्टर है, वैसे इनकी दिशा विपरीत है, पर ये एक लाइन के ऊपर बिल्कुल आ सकते हैं, अभी भी ला सकते हैं बच्चों एक लाइन के ऊपर। हाँ टेढ़े मेढ़े होते हैं, एक सदिश होता है इधर और एक होता है इधर, तो क्या दोनों एक लाइन के ऊपर आ सकते हैं? क्या संभव ही नहीं है। लाइन ऐसे खींचोगे तो ये छूट जाएगा और ऐसे खींचेंगे तो ये छूट जाएगा। बच्चों याद रखना, मेरी बात सुनना, और परिभाषा को मैं आसान बना दूं। संरेखीय की परिभाषा है कि ऐसे सदिश जिनके बीच में या तो कोण हो 0 डिग्री और या फिर कोण कितना हो 180 डिग्री। दो सदिशों के बीच में अगर कोण 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, तो ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं बच्चों? संरेखीय सदिश की कैटेगरी में आते हैं। परिभाषा लिखना इनकी कि ऐसे सदिश, चलो इस प्रकार लिख दो आप, तो जिनके मध्य कोण 0 डिग्री या 180 डिग्री हो। ऐसे सदस्य जिनके बीच का कोण या तो 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, संरेखीय सदिश कहलाते हैं।
जो बीच का एंगल है वो 0 या 180 हो तो इन सदिशों को बोलते हैं हम संरेखीय सदिश। क्लियर है? नोट कर लें जल्दी से, जल्दी नोट करें बच्चों। ठीक है, एक बात और सुनना ध्यान से, जो टाइम बचा हुआ है उसमें एक पॉइंट है एक्स्ट्रा, वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, अब जब आप सदिश पढ़ोगे ना तो आपको जैसे निर्देशांक में 3 बिंदु होते हैं, एक्स, वाई और जेड। मैं पूरी कहानी स्टार्टिंग से लिखता हूं, आप लिखना आराम से। मान लो कोई बिंदु है P, कोई भी पॉइंट है P जिसके निर्देशांक कुछ ऐसे हैं एक्स, वाई और जेड। और कोई प्लस का हो सकता है, कोई माइनस का, इस बात से आपको कोई मतलब नहीं है। आपको भी किसी भी बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं एक्स, वाई और जेड। तो एक चीज लिखने में आती है, P का कल पढ़ाऊंगा डिटेल में, आज हल्का हल्का समझ लें। स्थिति सदिश, P की स्थिति दिखाने वाला सदिश, और स्थिति देखी जाती है मूल बिंदु के सापेक्ष। कैसे कल चर्चा करेंगे। तो इसको लिखने का तरीका है बच्चों, मूल बिंदु लिखकर OP वेक्टर। और कैसे लिखते हैं, एक्स वाई जेड है ना, तो एक्स में लगाओ आई कैप, वाई में लगाओ जे कैप, और जेड में लगाओ के कैप। सदिश बनाना समझ में आया कि नहीं आया, बस एक ही बार में समझ जाना। जब भी आपको कोई बिंदु दिया जाए, कैसा भी बिंदु हो बच्चों, एक्स निर्देशांक में आई कैप, जो भी एक्स निर्देशांक होगा, वाई में जे कैप और जेड में लगता है के कैप। पहली बात। और इस सदिश का परिमाण, सदिश तो ये हो गया, और जो सदिश का परिमाण है ना, इसका एक बहुत अच्छा सूत्र है। परिमाण, केवल परिमाण के 2 प्रतीक हैं, या तो OP को बार लगाओ और या फिर आप सिंपल OP लिख दो। मैं बार बार 2 प्रतीक लिख रहा हूं बच्चों। और इसका एक बहुत अच्छा तरीका है, अंडर रूट के अंदर आई कैप का गुणांक होगा। सदिश में 3 चीज है, आई कैप, जे कैप और के कैप। तो जो भी आई कैप का गुणांक है उसका स्क्वायर कर दो। जे कैप का भी तो कोई ना कोई गुणांक होगा, तो जे कैप का जो गुणांक है उसका स्क्वायर कर दो। और एक के कैप का भी तो गुणांक होगा, तो जो के कैप का गुणांक है उसका स्क्वायर कर दो। तीनों चीज अंडर रूट के अंदर है। ये परिमाण निकालने का तरीका है बच्चों, ये परिमाण निकालने का तरीका है। अंडर रूट में आई के गुणांक का स्क्वायर, जे के गुणांक का स्क्वायर, के गुणांक का स्क्वायर। मतलब परिमाण अगर आपको निकालना है OP, तो कैसे निकलेगा बच्चों, अंडर रूट के अंदर, सुनना बहुत ध्यान से। अंडर रूट के अंदर आई का गुणांक कितना है, x, तो x का स्क्वायर। कोई अगर टर्म माइनस की भी है तो स्क्वायर की वजह से प्लस की ही आएगी। जे कैप का स्क्वायर गुणांक कितना है, y का स्क्वायर। और के कैप का गुणांक कितना है, z का स्क्वायर। तो इसका जो परिमाण आने वाला है वो आएगा अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इन सब पॉइंटों को आप बच्चों ढंग से क्लियर कर ले में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, तब तक आप सभी के लिए धन्यवाद।